जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिब्ली फाइल सेंटर पर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जीन और क्रोमोसोम पढ़ा था, आज क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? साइटोलॉजी या सेल विज्ञान या कोशिका विज्ञान। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक जनरल ओवरव्यू है या जनरल इंट्रोडक्शन है, तो उसे देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? कॉलिकर ने 1850 में। और इंसेक्ट सेल्स में किया था। किसमें? इंसेक्ट सेल यानी कि कीट कोशिका में। इंसेक्ट सेल ऑब्जर्व का मतलब क्या है? जैसे किसी इंसेक्ट की सेल को ये देख रहे होंगे या उस पर स्टडी कर रहे होंगे, तो इन्हें एक नई चीज़ दिखाई दी जिसका क्या नाम था? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इन्होंने उसका नाम नहीं दिया, बस इतना उस पर टैग लगा दिया, हाँ ये कोई चीज़ है। तो समझ में आ गई। ऑब्जर्व का मतलब डिस्कवर बाय अल्टमान 1890 में, यानी कि इन्होंने इसकी खोज कर दी और मतलब पता लगा लिया ये क्या है, कोई ऐसा सोर्स है या कोई ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो क्या करती है? एनर्जी प्रोडक्शन करती है, यानी कि सॉरी ऊर्जा का उत्पादन करती है। तीसरा क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने। कब दिया था? 1897 में। तो कॉलिकर ने 1850 में क्या करी थी? इसको ऑब्जर्व किया था या पहली बार देखा था। डिस्कवर किसने किया था? अल्टमान ने 1890 में। बेंडा ने 1897 में क्या किया था? इसका नोमेनक्लेचर किया था, यानी कि नाम दिया था। अब इसका शेप और साइज देख लेते हैं। तो शेप कैसा होता है? ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल। ओवल को क्या कहते हैं? अंडाकार। डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी होती है? 1.5 से 10 माइक्रोमीटर तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऐसी रहती है। ये क्या? मूंगफली है। तो मूंगफली की तरह क्या रहती है? रहने वाली हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। सेम शेप और साइज ऐसा ही रहता है, लेकिन जो मूंगफली रहती है वो अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह नहीं रहती। माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से रहती है जैसे अखरोट रहता है। अखरोट देखा होगा आप सब लोगों ने, तो सेम अखरोट की तरह क्या रहता है? पड़ा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, कहाँ पर पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सॉरी एक मिनट। ऑल लिविंग सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है? और लिविंग सेल, यानी सभी सजीव कोशिकाओं में, एक्सेप्ट ये किसको छोड़कर? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये एग्जाम्पल है जिनमें क्या नहीं मिलता है आपको? बैक्टीरिया में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगी, और किसमें नहीं मिलेगी? ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इतनी चीज़ समझ में आई। और देख लेते हैं इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ एनर्जी। हाउस ऑफ एनर्जी, या फिर क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर ऐसे ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सही से, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, या फिर पावर ग्रह। पावर क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। शक्ति का घर, कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? तो क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होने वाला? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज को हम किस फॉर्म में लेते हैं? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में फूड फॉर्म में लेती है हमारी बॉडी किसी ग्लूकोज को। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ग्लूकोज टूटता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ने का काम करती है। तो जितने भी जो फूड सोर्स हैं या जो हमें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे लाइक प्रोटीन, फैट एंड एमिनो एसिड, इन सबका ऑक्सीडेशन होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। जिससे ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, जिससे हम काम कर पाते हैं, ये हमारी सेल्स हैं जो जीवित रह पाती हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो एक बार और बता देता हूँ मैं क्या, एनर्जी हाउस ऑफ सेल्स यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोटीन, फैट या एमिनो एसिड्स या और भी जितने क्या है फूड सोर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। जिससे क्या रिलीज होती है? ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टर्म का देख लेते हैं, एक बार इसे इरेज करके दोबारा बताता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा और जानेंगे। जैसे क्या माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का ही डीएनए मिलता है, किसका? जिसे एमडीएनए कहते हैं। एम की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और जी क्या है यहाँ पर? जो वर्टिब्रेट्स हैं यानी कशेरुक या ऐसे जीव जिनमें क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है या कशेरुक दंड होता है, उनकी एक कोशिका में 100 से लेकर कितने 1000 से ज़्यादा भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि वर्टिब्रेट्स के एक सेल में 100 से लेकर 1000 से ज़्यादा क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनली है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। इसका मतलब क्या है? पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है? हाँ, ये साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो अपना काम खुद करती है, यानी कि सेल्फ कह सकते हैं। सेल ऑर्गेनली का मतलब क्या है? कोशिका का अंग। तो ये क्या है? इसके पास क्या होता है? अपना डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, जिसे क्या कहते हैं? एमडीएनए।
इसलिए 50% से ज़्यादा, या कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो अपने काम 50% से ज़्यादा खुद ही कर लेता है, ऐसे सेल ऑर्गेनेली को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। दूसरा क्या, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ओरिजिनेटेड, ठीक है, ये ऑर्गेनेली। इसका मीनिंग क्या है, कोशिका में सबसे पहले क्या ओरिजिनेट होता है या बनता है, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेली, यानी कोशिका में सबसे पहले बनने वाला भाग क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली। आई थिंक ये न्यूक्लियस से भी पहले बनता है, ठीक है, इसी में देख लो कंफर्म नहीं, लेकिन ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियस ही बनता, सॉरी न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, न्यूक्लियस से भी पहले, ठीक है। या नेक्स्ट क्लास में से कंफर्म करके मैं बता दूंगा। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई डीएनए, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या है, कौन सा डीएनए मिलता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे क्या कहते हैं एमडीएनए। और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएंगे आपको, 100 या 1000 से ज़्यादा। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने खुद के काम 50% से ज़्यादा कर लेता है। फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेल कोशिका में, सेल या कोशिका में प्रथम बनने वाला कोशिका का अंग है। अच्छा, एक चीज़ और है, ऑब्जर्व इन प्लांट सेल, यानी कि फर्स्ट टाइम इसे प्लांट सेल, यानी कि पौधों की कोशिका में सबसे पहले इसे किसने ऑब्जर्व किया था, मीप्स ने, ठीक है। वहाँ पर किसने किया था, इंसेक्ट सेल्स में। तो ये चीज़ समझ आ गई। और सबसे पहले इसे वर्टिब्रेट की बात करें तो किसी लिवर सेल में ऑब्जर्व किया था, या उसे आइसोलेट किया था बेंसिलेट ने। इतनी चीज़ समझ आ गई। मैं आगे और इसके डायग्राम बना के फिर समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या बना रखे हैं, दो सिस्टम बना रखे हैं किसमें, ह्यूमन बींग्स में। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, दूसरा कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कैसे करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, इनहेल की, इस आदमी ने क्या की, इनहेल ऑक्सीजन जाएगी लंग्स तक, तो क्या जाएगी, पूरी एयर जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन भी जाने वाला, जितने भी एटमॉस्फेयर में सभी एयर है वो जाने वाली है लंग्स तक। लेकिन लंग्स किन्हें एब्जॉर्ब करेगा, या लंग्स की जो एल्विलाई है वो किसे एब्जॉर्ब करेंगे, केवल ऑक्सीजन को। जो लंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं, जो कैसे होती है, ऐसे रहने वाली है। इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और इधर से क्या आने वाला है, CO2, यानी कि ब्लड के साथ CO2 प्लस ब्लड। थोड़ा ध्यान देना है ना, ठीक है। एल्विलाई लंग्स की सबसे छोटी यूनिट, यहीं पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 ब्लड में बदलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बता रहा था, एग्जांपल ये मतलब पूरा सिस्टम ये है, लंग्स में आया कौन, ऑक्सीजन आया, ये क्या है, हार्ट है, क्या है ये, हार्ट यानी कि हृदय। अभी ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का समझने वाली चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट से यहाँ से क्या गया, ऐसे नहीं समझेंगे, यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन आया कहाँ पर, हार्ट में आया, हार्ट से ऑक्सीजन कहाँ पर गया, O2 प्लस ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर गया, ऑर्गन पर मैंने कोई एक टांग या लेग बना रखी है। अब इस लेग की भी क्या होगी, सेल भी एक बार देख ले रहा हूँ मैं, दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो इस ऑर्गन में क्या होगी, सेल होगी, और सेल के पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, मतलब ये ऑक्सीजन का जो सिस्टम समझ में आ गया ना। सबसे पहले लंग्स में गई, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से कहाँ पर गई, ऑर्गन्स में गई, ऑर्गन्स में क्या हुआ, ऑर्गन्स से कहाँ गई, सेल में, और सेल से क्या हुआ, CO2 प्लस ब्लड बन के चला गया, फिर हार्ट में गया, हार्ट ने किसे पंप कर दिया, लंग्स को, और लंग्स से कहाँ हमने बाहर छोड़ी CO2। तो ये तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसे ही रिलेट किससे करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमने कोई एनर्जी सोर्स खाया या कुछ भी खाना खाया, जिससे हमें क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, ठीक है। पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी से 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलने वाला पानी से आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो यहाँ से हमने क्या खाया, कोई फूड सोर्स खाया, तो ये किस में आ गया, ये क्या, स्टमक है। स्टमक मतलब अमाशय, जिसे पेट कहते हैं, उधर कह देते हैं। अब जो फूड सोर्स आया वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर था या फिर लीवर था, पैंक्रियाज था, इन्होंने जो चीज़ें डालनी थी तोड़ने के लिए इस फूड सोर्स को, यानी कि जो रियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि छोटे हाथ में क्या होता है, विलाई होती है, क्या होती है, विलाई या विली जिसे कहते हैं, विलाई कह देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इन पर होते हैं विलाई, ऐसे ये क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लगा हुआ है, विलाई लगा हुआ है। अब यहाँ से फूड सोर्स कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड में। तो बस मैं यही चीज़ें बता रहा था कि ब्लड में दोनों चीज़ जाती कैसे हैं। यहाँ पर क्या चला गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, फैट्स, किस में चलेंगे, ब्लड में चलेंगे। पर यहाँ से ब्लड में क्या चला गया, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन आ रहा है, फिर CO2 बन के जा रहा है, कहाँ से, सेल में या ऑर्गन की सेल में, ठीक है। ये समझ आ गई। तो ये दोनों चीज़ रिलेट हो गई। अभी जो मैं कहना चाह रहा था
वो देखेंगे। तो ये दोनों के पार्ट क्या है, सेल है, यानी मान लो हमारे प्रांत सेल में गई ऑक्सीजन, यहाँ कोई सेल थी, ये मान लो ऑक्सीजन गई, ये थी हमारी सेल, सेल में ये था न्यूक्लियस और यहाँ पर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। मतलब क्या था, एक ऑर्गन था, ऑर्गन की क्या थी, न्यूक्लियस, यानी कि पूरी क्या है, सेल, और यहाँ पर क्या रहने वाला आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो क्या गया, ऑक्सीजन गया, किसमें गया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ से क्या गया, कोई फूड सोर्स गया, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज। क्या कहेंगे, ग्लूकोज, यानी कि जो फैट गया, प्रोटीन गया, अमीनो एसिड्स गया, कार्बोहाइड्रेट्स गया, वो किस में कन्वर्ट होने वाला है लास्ट में, ग्लूकोज। यानी कि जो हमारा एनर्जी है या जो हमारा फूड है जो हमारी बॉडी लेती है, वो किसे लेती है, ग्लूकोज को ही मतलब एक्सेप्ट करती है, ठीक, और किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी किस में चली गई, ग्लूकोज किस में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या, यहाँ से क्या चला गया, ग्लूकोज C6H12O6, और क्या चला गया, O2, और यहाँ पर तो ये CO2 कैसे बना था, वो इसी ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का, या जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका। तो यहाँ पर ये क्या चला गया, ग्लूकोज दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है दिखाई दे रहा है, ग्लूकोज। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख दूँगा, यहाँ का लिख दूँगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से आया ग्लूकोज, और ये किसमें टूट गया, CO2 + H2O और ATP। इसी ही ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी। सॉरी, तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये कहाँ पर हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों काम करेंगे किसमें, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझना है तो आई होप ये चीज़ समझना ही होगी। एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ से हमने कोई एनर्जी सोर्स लिया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, यानी कि लीवर के पास जाएगा, तो कहाँ नॉर्मली कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। इधर से जो हार्ट हुआ, सॉरी ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीजन कहाँ गई थी, लंग्स के पास, लंग्स से कहाँ गई थी, हार्ट के पास, हार्ट से कहाँ गई थी, ऑर्गन के पास, ऑर्गन से कहाँ जाएगी, सेल के पास, और सेल में क्या बैठा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरफ से क्या मिला, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ से डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मिला, ग्लूकोज, यानी कि फूड मिला जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट करती है। और ये किसमें टूट जाएगा, CO2 H2O, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ATP हमें मिल जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आई। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे बनती है, कैसे बनती है। अब ये छोटी सी रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली इसका बहुत बड़ा ही प्रोसेस है। मैं वनडे एग्जाम या थोड़ा SSC एग्जाम से मैं आपको समझा देता हूँ, UP ट्रिपल एस ये सब कवर कर लेगा, इतना बता दूँगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे क्या है, ये मूंगफली है, मूंगफली को मैंने तोड़ा, ये इसका एक पार्ट ऐसे आ गया, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कटी हुई है हाफ ऐसे, ठीक है, समझ आ गई। तो उसके अंदर से ऐसे दिखने वाली है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, दिखाई ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, सेम ऐसे कैसे हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बीच जो है क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन की जो बीच जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है जी। अब क्या है, जैसे ये क्या है, एक छोटे आंत या बड़े आंत के लिए आपके जैसे क्या जिगजैग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। जैसे ये है ना एस टाइप में, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। एक क्रिस्टी होगा, दूसरा क्रिस्टी होगा, तीसरा क्रिस्टी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, जितने भी आपको ये एस टाइप में दिखाई दे रहे हैं, क्या है, क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी की जो मोटाई है उनमें क्या भरा हुआ है, एक मैट्रिक्स भरा हुआ है। क्या है, मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में क्या है, इन क्रिस्टी पर क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीसोम्स। जैसे दिखा है ना, बल्ब की तरह छोटे छोटे बल्ब रेड कलर के, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम्स या फिर F1 पार्टिकल्स। सारा खेल इन्हीं का ये है। और इस मैट्रिक्स में क्या देखने को मिल जाएगा आपको, राइबोसोम, जो ग्रीन ग्रीन के बड़े डॉट से हैं वो क्या है, राइबोसोम्स हैं। और इसमें जो रेड कलर का कॉइल या रस्सी टाइप में आपको दिखाई दे रहा है जगह जगह, वो क्या है, DNA है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है जी। तो क्रिस्टी समझ में आ गया, क्रिस्टी पर क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीसोम्स, यानी कि F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स दिखाई कैसे देंगे, अगर मैं एक स्ट्रक्चर को उठा लूँ यहाँ से ऐसे और इधर दिखाऊँ तो कैसे दिखाई देने वाले हैं, उस टाइप में से, ठीक है। जो इसका बेस है उसे क्या बोलते हैं, F0 सब यूनिट, और जो ऊपर वाली है इतने से क्या बोलेंगे, F1 सब यूनिट। एक बार चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया पता चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा हुआ, इनर लेयर आउटर लेयर, उन दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस है वो क्या, उसे क्या बोलेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और मैट्रिक्स में क्या भरा हुआ, राइबोसोम्स। और क्रिस्टी पर क्या लगे हुए हैं,
ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स को जब हमने जूम करके देखा तो कैसा दिखाई दे रहा है, हुक टाइप में, जिसका जो हेड है वो क्या है F1 सब यूनिट, और जो उसका बेस है यानी कि जो नोक्स दिखाई दे रही है ना तीखी से, उसे क्या बोलते हैं F0 सब यूनिट। अब इनके फंक्शन के बारे में जान लेंगे हम। तो जो ये है F0 सब यूनिट, इसमें क्या होगा ETS। ETS का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जैसे क्या ये किसमें मिल जाएगा आपको, मैट्रिक्स में आयंस होते हैं। कौन से आयंस, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस। इन्हीं का ट्रांसफर क्या होता है ETS सिस्टम में। यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, उनका ट्रांसफर होने वाला है। और F1 सब यूनिट में क्या होना है आपका, इसे पूरे ही ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो अभी कोई डीप करके पूछे सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, अगर एग्जांपल सेल तक है तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया तक है तभी सही है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया से भी और जूम करके बताया या ऑप्शन दी तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक इसका बेस और हेड मिलकर क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। जिसका F1 सब यूनिट क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन यानी कि ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। किसी ADP से ATP का, किसमें, इस हेड में। तो यहाँ पे समझ में आ गया, इसमें जो क्रेब्स साइकिल्स है वो इसी में आ जाती है, F1 सब यूनिट में ही इसका केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो लास्ट में अगर पूछेगा तो किसमें होगा, ऑक्सीसोम में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सी लिखा गया है, सॉन्ग्स मतलब बॉडी। तो इसका आप एक बार क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद एक रिएक्शन से वो मैं लिखवा दूंगा। और क्रेब्स साइकिल्स ये जानने की अभी इसमें ज़रूरत है नहीं। जैसे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता कैसे है। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। पहला क्या है, क्रेब्स साइकिल, या साइकिल ऑफ क्रेब कह देते हैं इसे। इसमें क्या होगा, क्रेब्स साइकिल में रिएक्शन तो काफ़ी बढ़िया है ना, वो नहीं लिखवाने वाले, ना ही आने वाली है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में नहीं पूछेगा। तो क्या है, जैसे कोई सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे ये क्या है, न्यूक्लियस के पास में आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये पूरी क्या होगी, सेल। अब यहाँ पर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, पायरुविक एसिड होगा। अब ये पायरुविक एसिड है, वो क्रेब्स साइकिल में कहाँ पर एंटर मार जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर एंटर मार जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाता है कौन, पायरुविक एसिड। ठीक है जी। अभी जो पायरुविक एसिड गया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे क्या हो जाएगा, और पायरुविक एसिड के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ O2, और किसका निर्माण हो जाएगा, ATP का। तो ये प्रोसेस थी। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, देखो सीधा सा मतलब जहाँ ऑक्सीजन आई, मतलब वो क्या कर रही है, किसी चीज़ को जलाने में हेल्प कर रही है। यहाँ पर क्या है, एक बर्न प्रोसेस ही है जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि जलने की प्रोसेस है। अगर कुछ चीज़ जलेगी तभी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ATP जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ जल रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज या हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है, पायरुविक एसिड जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज वगैरह होते हैं। तो आई थिंक अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी चेन ETS, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। फिर क्या हो जाती है, ATP फॉर्मेशन, लास्ट में ATP का निर्माण होता है। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनर्जी है वो कैसे रिलीज होती है, कैसे बनती है, और जो एनर्जी है वो लास्ट प्रोसेस में कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में जाकर बनती है। तो ये चीज़ अच्छे समझ में आगे हो गया आप लोगों को। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बिब्लियोफाइल सेंटर चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों में भेजें ताकि उन्हें भी ऐसी साइंस पढ़ने को मिले। तो जय हिंद। क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।